हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट ऑफ साइंस क्लासेस। हम लोग पढ़े थे क्लास 10 का जो बायोलॉजी है उसमें चैप्टर 9 हेरिडिटी। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जो है देख लिया था हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशंस क्या होते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस क्या है होते हैं, आनुवंशिकता के जनक कौन है, इतनी सारी चीज़ें हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में जो है देख ली थी। तो एक बार जल्दी से इसको रिविज़न करते हैं, फिर आते हैं आज के अपने टॉपिक पे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, हेरिडिटी क्या होता है। तो पेरेंट्स उसके संतान में कुछ गुण जाते हैं, कुछ गुणों का ट्रांसमिशन होता है, जैसे हाइट, हेयर का कलर, आई का कलर, चिन का शेप, नोज का शेप, ईयर का शेप, इन ट्रेड्स का ट्रांसमिशन होना ही क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। फिर देखा था वेरिएशंस क्या होते हैं। तो पेरेंट्स से उसके संतान जो होते हैं एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होते, एकदम कॉपी नहीं होते, जीरोस कॉपी नहीं होते, उनमें कुछ डिफरेंसेस आते हैं, कुछ बदलाव आते हैं। इसी बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखा था एक्यूमुलेशन वेरिएशंस क्या होते हैं। तो इसमें हमने देखा था एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस में जब वेरिएशन क्या होता है, जुड़ता जाता है, इसी को कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। जब वेरिएशन क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, इसी को कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस, या इसे हम एक्यूमुलेशन ऑफ इवोल्यूशन भी कह सकते हैं। फिर देखा था हमने वेरिएशन जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है सोमैटिक, दूसरा होता है जर्मिनल। सोमैटिक यानी कि कायिक विभिन्नता, इसमें क्या होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता, और जर्मिनल जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। फिर देखा था ये जर्मिनल वेरिएशन भी 2 टाइप्स की होती हैं, कौन सी, डिसकॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या कॉन्टिन्यूअसली आती हैं, कॉन्टिन्यूअसली क्या होती हैं, वेरिएशंस आती हैं। डिसकॉन्टिन्यूअस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कॉन्टिन्यूअसली वेरिएशन ना आके गैप कर करके आती हैं, उसे हम लोग कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। फिर नेक्स्ट देखा था आनुवंशिकी के जनक कौन है। तो हमने देखा था मेंडल। आनुवंशिकी के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में हुआ था। कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के बुन शहर के एक छोटे से गाँव में हुआ था। जब इन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर ली तो उन्हें बुन शहर में ही क्या हुए, पादरी नियुक्त हुए। फिर वहीं पर एक मटर के पौधे का छोटा सा गार्डन था और वहीं पर उन्होंने क्या किया, अपने मटर के पौधे में संकरण के प्रयोग किए। फिर 1857 में इन्होंने क्या किया, मटर के पौधे में 7 विपरीत लक्षण वसागंती का अध्ययन किया, और 1866 में एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन यानी पादप संकरण के प्रयोग के नाम से इसको अपने सिद्धांत को क्या किया, पब्लिश करवाया। फिर लास्ट में इनकी क्या हो गई, 8 वर्षों तक इन्होंने क्या किया, कठिन परिश्रम किया, लेकिन इनके इस विशेष कार्य पे किसी ने कुछ वर्षों तक ध्यान नहीं दिया। फिर लास्ट में इनकी 1884 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर बाद में आते हैं 1900 में हाईलैंड के वैज्ञानिक हुगो डिवरीज, जर्मनी के वैज्ञानिक कॉल्स कॉरेंस और ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक शेरमार्क। इन्होंने क्या किया, अपने खोज के द्वारा इनके नियमों की पुष्टि की, इनके सिद्धांत की क्या की, पुष्टि की, इनके सिद्धांत को क्या किया, नियमों का रूप दिया। तो इतना जो है हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी जाइए उसे देखें। ठीक, तो आज स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हम लोग देखेंगे कुछ टर्म्स के बारे में। तो पहला इसमें टर्म्स क्या है, क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र। पहला टर्म्स क्या है, पहला हम लोग जानेंगे सबसे पहले क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम की अगर बात की जाए तो ये कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, थ्रेड लाइक होता है, यानी धागे के समान इसकी संरचना होती है। कैसी होती है, धागे के समान। अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, ये कैसा होता है, थ्रेड लाइक होता है, धागे के समान होता है, और इसके नंबर कितने होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, एकदम फिक्स होती है। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सजीव होते हैं, उनमें क्रोमोसोम की संख्या एकदम फिक्स होती है। कितनी होती है, अगर बात करें संख्या की तो होती है कितनी, 46। अगर बात करें पेयर की तो 23 पेयर होती है। मैंने क्या बोला, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, उनके अंदर ये क्रोमोसोम की संख्या जो होती है एकदम फिक्स होती है। क्या होती है, एकदम निश्चित होती है। जैसे नंबर क्रोमोसोम की बात करें तो कितने नंबर्स होते हैं, 46 होते हैं, और पेयर्स की बात की जाए तो 23 पेयर्स जो है क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो ये सबको पता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी बॉडी किससे मिलके बनी होती है, सेल से मिलके बनी होती है। किससे मिलके बनी होती है, सेल से मिलके बनी होती है। और इस सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है।
इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो होता है सेल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक। अगर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से जो है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है। न्यूक्लियस क्या है, इसके अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल्स होता है। और ये क्रोमेटिन मटेरियल, ये क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल जब ये क्रोमेटिन मटेरियल सेल डिवीजन के टाइम पे, ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल जो है सेल डिवीजन के टाइम पे क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, यानी कि चिपक जाता है, तो ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ये क्रोमेटिन मटेरियल भी कैसा होता है, थ्रेड लाइक ही होता है, धागे के समान इसकी संरचना होती है, लेकिन कैसी होती है, उलझी हुई होती है, इंटेंगल्ड मास होती है। कैसी होती है, उलझी हुई होती है, ठीक है। जब क्रोमेटिन मटेरियल्स क्या होते हैं, सेल के डिवीजन के टाइप कंडेंस हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। अगर बात करें गुणसूत्र की, तो गुणसूत्र की खोज सबसे पहले किसने की थी, इसको डिस्कवर किसने किया था, स्टांसबर्गर ने। किसने, स्टांसबर्गर ने। किसने, स्टांसबर्गर ने। अगर बात करें क्रोमोसोम की, कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे के समान इसकी संरचना होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये क्रोमोसोम की संख्या एकदम फिक्स होती है। कितनी होती है, 46 होती है। पेयर कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, स्टांसबर्गर ने की थी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है, नंबर ऑफ सेल से ही मिलकर बने होते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल। ये भी कैसा होता है, इंटेंगल्ड मास होता है, धागे की जैसी इसकी भी संरचना होती है, लेकिन उलझी हुई होती है। और जब क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है, सेल डिवीजन के टाइप में चिपक जाता है, तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं। फिर इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। इस क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। डीएनए क्या होता है, ये एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। ये कैसा होता है, स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। और ये जो डीएनए होता है कुछ इस तरह से इसकी संरचना होती है। बीच बीच में हमें क्या है, कोडिंग देखने को मिलती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। और डीएनए का बेसिकली काम क्या होता है, तो डीएनए में क्या है, छोटे छोटे जो बॉन्ड पाए जाते हैं उस बॉन्ड को इकट्ठा करके क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं। डीएनए में जो छोटे छोटे बॉन्ड पाए जाते हैं उस बॉन्ड को क्या करते हैं, इकट्ठा करके अपने पास रखते हैं। और इस छोटे छोटे बॉन्ड को ही हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। इस छोटे छोटे बॉन्ड को ही हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जीन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, जीन प्रेजेंट होता है। अगर अब नेक्स्ट टर्म क्या है, जीन। अगर हम बात करें जीन की, ठीक है, अगर हम बात करें जीन की, तो हमने अभी क्या देखा, क्रोमोसोम कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे के समान इसकी संरचना होती है। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। पेयर्स कितने होते हैं, 23 होते हैं। क्रोमोसोम की खोज स्टांसबर्गर ने किया था, ठीक। क्रोमोसोम जब क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है सेल डिवीजन के टाइम पे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। उसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। और इस सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के अंदर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जीन की। जीन क्या होता है, नेक्स्ट बात करें अगर हम जीन की, किसकी, जीन की, तो जीन ही डिसाइड करता है कि आपका टेक्सचर कैसा होगा। जीन ही डिसाइड करता है कि आपका टेक्सचर कैसा होगा, आपके हेयर का कलर कैसा होगा, आपके नोज का शेप कैसा होगा, आपके ईयर का शेप कैसा होगा, आपकी हाइट कितनी जाएगी, ठीक है। ये सब क्या डिसाइड करता है, जीन ही डिसाइड करता है।
जीन के ऊपर डीएनए की एक पर्टिकुलर कोडिंग होती है। उस छोटे पार्ट्स में कोडिंग ही डिसाइड करते हैं कि आपका टेक्सचर कैसा होगा, हेयर का कलर कैसा होगा, बॉडी का ग्रोथ कितना होगा, आई का कलर कैसा होगा, ईयर का शेप कैसा होगा। ठीक है, ये सब कौन डिसाइड करता है? जीन के ऊपर डीएनए की एक पर्टिकुलर कोडिंग होती है, वो कोडिंग ही क्या करती है? डिसाइड करती है। ठीक है, जीन समझ में आया? जीन की अगर बात करें तो यही डिसाइड करता है कि आपका टेक्सचर कैसा होगा, आपके हेयर का कलर कैसा होगा, ठीक, नोज का शेप कैसा होगा, ईयर का शेप कैसा होगा, आई का कलर कैसा होगा, आपकी ग्रोथ कितनी जाएगी, ये सब कौन डिसाइड करता है? जीन के ऊपर डीएनए की एक पर्टिकुलर कोडिंग होती है और ये कोडिंग ही डिसाइड करते हैं कि आपका टेक्सचर कैसा होगा। अगर बात करें जीन की, तो जीन दिखाई कैसा देता है? जीन दिखाई कैसा देता है? जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्या है? डीएनए है। अगर डीएनए में से हम एक छोटा सा पार्ट निकाल लें, डीएनए का अगर हम छोटा सा एक टुकड़ा निकाल लें, उसी टुकड़े को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए का अगर हम एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लें, उसी टुकड़े को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं जीन क्या होता है? डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। अब नेक्स्ट इसमें क्या है? डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स। डोमिनेंट एंड रिसेसिव प्रभावी व अप्रभावी लक्षण। प्रभावी व अप्रभावी लक्षण। अगर हम बात करें डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स की, ठीक है, डोमिनेंस एंड रिसेसिव ट्रेट्स की, प्रभावी व अप्रभावी लक्षण की, तो देखो वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वे लक्षण जो हमें पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में क्या हो? एक्सप्रेस हो, दिखाई दे, तो उसे हम कहते हैं डोमिनेंट। जो पेरेंट से उसके संतान में जो लक्षण दिखाई देता है उसे हम लोग कहते हैं, एक्सप्रेस करता है खुद को, उसे हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट्स। और जो दिखाई नहीं देता, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसे हम लोग कहते हैं रिसेसिव ट्रेट्स। ठीक है, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होता है? वे लक्षण जो पेरेंट से उसके संतान में क्या हो? एक्सप्रेस कर पाए खुद को क्या कर पाए? दिखा पाए, दिखाई दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डोमिनेंट्स। और रिसेसिव जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वे लक्षण जो खुद को पेरेंट से उसके संतान में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, नहीं दिखाई देते, उसे हम कहते हैं रिसेसिव ट्रेट्स। जैसे मान लो ये फादर, ये मदर है, इनसे जो चाइल्ड प्रोड्यूस हुआ, फादर के आई का कलर, फादर के जो आई का कलर है वो कैसा है? ब्लू है। मदर के आई का कलर कैसा है? ब्लैक है। और इनसे जो संतान उत्पन्न हुआ, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ, उसके आई का कलर अगर ब्लू होता है, ठीक है, अगर ब्लू होता है, तो यहाँ पे इस केस में कौन डोमिनेट कर रहा है? किसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बच्चे में दिखाई दे रहे हैं? फादर के दिखाई दे रहे हैं। तो फादर क्या हो जाएंगे? डोमिनेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डोमिनेंट हो जाएंगे। और मदर क्या हो जाएंगी? रिसेसिव हो जाएंगी। जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में एक्सप्रेस होते हैं, बच्चे में दिखाई देते हैं, उसे हम लोग डोमिनेंट कहते हैं। और जिसके दिखाई नहीं देते, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखाई देते, उसे हम लोग रिसेसिव कहते हैं। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होगा कि फादर क्या होंगे? डोमिनेंट होंगे। मान लो यहाँ पे बच्चे के आई के कलर कैसे हैं? ब्लैक है। अगर ब्लैक है तो यहाँ पे डोमिनेंट कौन कर रहा है? किसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बच्चे में दिखाई दे रहे हैं? मदर के। तो मदर क्या हो जाएंगी? डोमिनेंट हो जाएंगी। और फादर क्या हो जाएंगे? रिसेसिव हो जाएंगे। तो वे कैरेक्टरिस्टिक्स जो बच्चे में दिखाई दे उसे हम लोग डोमिनेंट कहते हैं, डोमिनेंट ट्रेट्स कहते हैं। जो ना दिखाई दे उसे हम लोग रिसेसिव कहते हैं। तो आई होप आप लोग को ये डोमिनेंट एंड रिसेसिव समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन की। F1 जनरेशन क्या होता है और F2 जनरेशन क्या होता है? F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन।
F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। अगर हम बात करें F1 जनरेशन की, किसकी? F1 जनरेशन की, तो हमने यहाँ पे लिया एक पेरेंटल जनरेशन। क्या है? पेरेंटल जनरेशन। फिर यहाँ पे एक एक गैमेट्स मिलके क्या करेंगे? चाइल्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो पेरेंटल जनरेशन से जो चाइल्ड प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग कहते हैं F1 जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन से जो चाइल्ड प्रोड्यूस होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? F1 जनरेशन। फिर F1 जनरेशन से जो चाइल्ड प्रोड्यूस होगा उसे हम लोग कहते हैं F2 जनरेशन। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, पेरेंटल जनरेशन से जो चाइल्ड प्रोड्यूस हो गया, एक एक गैमेट मिलके क्या करेंगे? चाइल्ड प्रोड्यूस करेंगे। और जो पेरेंटल जनरेशन से चाइल्ड प्रोड्यूस होगा उसे हम लोग कहते हैं F1 जनरेशन। जो F1 जनरेशन से चाइल्ड प्रोड्यूस होगा उसे हम लोग कहेंगे F2 जनरेशन। फिर नेक्स्ट इसमें हमें जानना है फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स। फिनोटाइप्स क्या होते हैं? जीनोटाइप्स क्या होते हैं? फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, यानी कि लक्षणा प्रारूप और जीन प्रारूप। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? लक्षणा प्रारूप यानी कि फिनोटाइप की। तो देखो, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसके एक लक्षण होते हैं कि जो हम अपने आंखों से देख सकें। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जो हम वो क्या कर सकते हैं? आंखों से देख सकते हैं कि उसका कलर कैसा है, ठीक है, उसकी हाइट कितनी है, कितना लंबा है, कितना छोटा है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वे लक्षण जो हम अपने आंखों से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कैसा दिखाई दे रहा है। तो उस ऑर्गेनिज्म की दिखने वाली चीज़ों को ही हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कैसा दिखाई दे रहा है, कितना उसका हाइट है, कितना वो लंबा है, कितना छोटा है, उसका कलर क्या है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कैसा दिखाई दे रहा है, उसके दिखने वाली चीज़ों को ही हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है। फिर क्या है? जीनोटाइप, यानी कि जीन प्रारूप। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? जीन की बात हो रही है, यानी कि ये किस तरह के गैमेट से मिलके बना हुआ है, किस तरह गैमेट से मिलकर बना हुआ है। जैसे मान लो यहाँ पे एक ये फ्लावर है, ये तुम्हारा किस कलर का है? पर्पल कलर का है। ये दूसरा फ्लावर है जो कि ब्लू कलर का है, और ये जो फ्लावर है ये ब्लैक कलर का है। ये कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। तो ये जो पर्पल, ब्लू, ब्लैक दिख रहा है इसे हम लोग कहेंगे फिनोटाइप। फिनोटाइप यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं कि उसका कलर क्या है, उसकी हाइट कितनी है, कितना लंबा है, कितना छोटा है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं फिनोटाइप्स। और किस तरह से गैमेट से मिलके बना हुआ है इसे हम कहते हैं जीनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप क्या? वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कैसा दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं फिनोटाइप्स। और किस तरह के गैमेट से मिलके बना हुआ है इसे कहते हैं जीनोटाइप। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस। किसकी? हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस क्या होता है? हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस। समयुग्मजीव और विषमयुग्मजीव।
किसकी बात करेंगे? हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस की, विषम युग्मजीव और समयुग्मजीव। अभी मैंने आप लोग को बताया क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। पेयर्स कितने होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। तो ये देख सकते हैं क्या है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अगर इस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में से मैंने एक क्रोमोसोम का सेट जो है यहाँ पे उठा लिया, इस 23 क्रोमोसोम्स के सेट्स में मैंने एक क्रोमोसोम का सेट जो है गुणसूत्र का जो है यहाँ पे उठा लिया। अब एज्यूम करिए इस क्रोमोसोम के सेट पे यहाँ इस लोकेशन पे आई कलर का जीन फिगमेंट है, ठीक है। इस क्रोमोसोम के सेट पे यहाँ पे इस लोकेशन पे आई कलर का जीन फिगमेंट है। अब एज्यूम करिए यहाँ पे कैपिटल बी है जो कि ब्लू कलर का आई फिगमेंट बनाती है। एक कैपिटल बी जीन प्रेजेंट है जो कि ब्लू कलर का आई फिगमेंट बनाती है। एक स्मॉल बी प्रेजेंट है जो कि ब्लैक कलर का आई फिगमेंट बनाती है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज जो है हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? या तो इस क्रोमोसोम के सेट पे कैपिटल बी प्रेजेंट हो, इस क्रोमोसोम के सेट पे कैपिटल बी प्रेजेंट हो, या इस क्रोमोसोम के सेट पे कैपिटल बी स्मॉल बी प्रेजेंट हो। मैंने क्या बताया? मैंने 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम से क्रोमोसोम्स का एक सेट जो है ले लिया और यहाँ पे माना कि यहाँ पे इस लोकेशन पे आई कलर का एक जीन फिगमेंट है और यहाँ पे एक जो जीन है बी, कैपिटल बी, जो कि ब्लू कलर का आई फिगमेंट बनाती है। यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है जो कि ब्लैक कलर का आई पिगमेंट बनाती है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या? कि इस क्रोमोसोम के सेट पे या तो कैपिटल बी जीन प्रेजेंट हो या कैपिटल बी स्मॉल बी जीन प्रेजेंट हो। तो जहाँ पे सेम जीन प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे सेम जीन प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग कहते हैं होमोजाइगस। क्या कहते हैं? होमोजाइगस। उसे क्या कहेंगे? होमोजाइगस। अगर आइडेंटिकल जीन प्रेजेंट हो, सेम जीन प्रेजेंट हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? होमोजाइगस। अगर डिफरेंट जीन प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोजाइगस। क्या कहते हैं? हेट्रोजाइगस। समझ में आया? होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस क्या होते हैं? अगर आइडेंटिकल जीन प्रेजेंट है एक क्रोमोसोम के सेट पे, अगर आइडेंटिकल जीन प्रेजेंट हो, सेम जीन प्रेजेंट हो, तो उसे हम लोग कहेंगे होमोजाइगस। और डिफरेंट जीन प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग कहेंगे हेट्रोजाइगस। तो ये क्या हो गए? होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एलील्स क्या होते हैं या एलियोमार्फ्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे एलील की। एलील क्या होते हैं? एलील्स क्या होता है? जीन का ही एक फॉर्म होता है। जीन का ही क्या होता है? एक फॉर्म होता है। एलील्स क्या होते हैं? जीन का ही एक फॉर्म होता है। जैसे मैंने कोई कैरेक्टर लिया, प्लांट हाइट। क्या लिया? प्लांट का हाइट लिया। तो यहाँ पे प्लांट के हाइट के लिए क्या होगा? एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि एलील जो होता है जीन का ही एक फॉर्म होता है। जैसे मान लो मैंने कोई एक कैरेक्टर लिया, प्लांट्स का हाइट। क्या लिया? प्लांट का हाइट। तो प्लांट के हाइट के लिए क्या होगा? एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। प्लांट के हाइट के लिए क्या होगा? एक जीन रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे प्लांट के हाइट में भी क्या होती हैं? कई वेराइटीज मिलती हैं। प्लांट के हाइट में क्या है? कई वेराइटीज मिलती हैं। कोई टॉल होता है, कोई लंबा होता है, तो कोई डॉफ होता है, बौना होता है। तो ये जो डिफरेंट वैरायटीज मिलती है हमें एक प्लांट्स में, इसी को हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। जो डिफरेंट वैरायटीज मिल रही हैं हमें एक प्लांट्स में, प्लांट की हाइट में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। दो विपरीत लक्षणों वाले युग्म को ही हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। दो विपरीत लक्षण वाले गैमेट्स को ही हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। जैसे एक कैपिटल आर हो गया, एक स्मॉल आर हो गया, ठीक है। दो विपरीत लक्षण वाले गैमेट्स को ही क्या कहा जाता है? एलील कहा जाता है।
दो विपरीत लक्षण वाले गैमेट्स को ही हम क्या कहते हैं, अलील कहते हैं। क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। एलील क्या होता है, जीन का ही एक फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर लिया प्लांट का हाइट, तो प्लांट के हाइट के लिए क्या होगा, एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन प्लांट के हाइट में भी क्या होते हैं, कई वेराइटीज होती हैं। कोई प्लांट क्या होते हैं, लंबा होते हैं, टॉल होते हैं, कोई बौने होते हैं, डॉफ होते हैं। तो ये जो डिफरेंट वेराइटीज मिल रही है हमें प्लांट्स की, इसी को हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। जैसे आई कलर के लिए कोई एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, आई कलर के लिए क्या होगा, कोई एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये तो क्या होगा, एक कैरेक्टर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, लक्षण हो गए। प्लांट मान लो आई कलर की अगर बात करें तो आई कलर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये क्या है, एक तो हमारा ये क्या है, कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी कि लक्षण हैं। लेकिन इस आई कलर में भी क्या होती है, कई वेराइटीज जो है देखने को मिलेगी। किसी की आई की कलर ब्लैक होगी, तो किसी की आई की कलर ब्लू होगी, या किसी की आई की कलर क्या होती है, ग्रे होगी। ठीक है, तो ये जो आई की कलर में हमें डिफरेंट वेराइटीज देखने को मिल रही है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एलील कहते हैं।